हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग ठीक हैं? गुड मॉर्निंग आप सभी को गुड मॉर्निंग। प्रशांत कुमार जी, पीडीएफ नोट्स मैंने डलवा दिया है, रात्रि को ही भेज दिया था और अपलोड हो गया होगा, आप लोगों को मिल गया होगा। आज मॉर्निंग अगर ध्यान दिए होंगे तो आप लोगों को पीडीएफ मिल गया, इंग्लिश हिंदी दोनों, और काफ़ी आगे तक के टॉपिक अब मैं दे चुका हूँ। यानी मैं दे चुका हूँ गवर्नर तक, काफ़ी आगे, जो महीने भर आगे तक का नोट्स में दे चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से प्रशांत जी कैसे हैं आप? तो आप लोगों को मिल जाएगा जो हमारे टाइम्स का ये वो है ऐप्स, उसी से मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो विक्रम जी, हाँ पीडीएफ लोड हो गया है। तो इस तरह से अविनाश जी सभी ठीक ठाक हैं। शांतनु जी, पीडीएफ तो मैंने लोड करा दिया है और मेरे ख्याल से मॉर्निंग वो कर चुके होंगे। 8 बजे दोबारा मैंने फ़ोन किया, 7:45 बजे, कि लोड कर दिए हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि बस लोड करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कर दिए होंगे। अगर नहीं तो मैं क्लास से निकलते ही फिर एक बार खबर लूँगा। मैं काफ़ी आगे तक के टॉपिक का कंटिन्यू मैंने कर दिया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पीडीएफ का प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आगे चलें, तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक पर हम लोग बातें करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 8 कमेटी की बात किए और उसके बाद हम लोग एक कमेटी के बारे में बात किए कि एक कमेटी जो होगा वो, शरीफ आप क्या कहना चाहते हैं साइंस की क्लास के बारे में? क्या शरीफ आप बातें क्लियर कीजिए। आप कह रहे हैं साइंस की क्लास, तो साइंस के क्लास के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्लियर तो कीजिए। कभी भी कोई स्टूडेंट अपनी बातों को रखे तो इतना क्लियरली रखे कि दूसरा यानी टीचर समझ जाए। आप सिर्फ लिखें साइंस की क्लास, तो साइंस की क्लास क्या मीनिंग बताइए। क्या साइंस की क्लास आप नहीं चाहते हैं, या साइंस की क्लास चाहते हैं, लगाना चाहते हैं? क्या कुछ भी तो बोलिए। शरीफ जल्दी बोलिए। नहीं तो बताइए शरीफ, कैसे शराफत आप कर रहे हैं? जो बात क्लियर, अपनी मैसेज तो क्लियर करें, नहीं दे रहे हैं। सर हिस्ट्री की क्लास कब होगी? आप लोग बताइए, इस समय क्लास चल रहा है कि नहीं? सबसे पहले ये बताइए, क्लास चल रहा है तो आप लोग ये जरा सा ध्यान दीजिए। अगर हिस्ट्री की क्लास चले तो आप लोग कहेंगे पॉलिटी की क्लास कब होगी। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं, ये अच्छे एग्जामिनी का पहचान नहीं है। आप अपने साथ फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये होगा कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं है, आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। सिर्फ इस तरह से मूड बदलना, उसका कब चलेगा, उसका कब चलेगा, और इसी तरह से टाइम पास होगा। रिजल्ट सोच लीजिए कैसा होगा। तो प्लीज मैं चाहूंगा सारे सेक्शन को पढ़ाने हैं और सारे सेक्शन को खत्म भी करने हैं। कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो नहीं पढ़ने, सभी को पढ़ने हैं और सभी कोर्स कंप्लीट करने हैं। क्लास जब ऑफ होता तब आप कहते क्लास नहीं चल रहा है। जीएस के सारे सेक्शन चल रहे हैं, तो इसलिए प्लीज ऐसा ना करें। जो क्लास चल रहा है उसको करें। ऐसा होता है कि जब साइंस चलता है, हिस्ट्री चलता है, तो आप लोग कहते हैं ज्योग्राफी पॉलिटी क्लास नहीं लग रहा, इकोनॉमी चलता है तो पॉलिटी नहीं। तो ये ऐसे ही स्टूडेंट करते हैं जिनका मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत इंटरेस्ट नहीं, और ऐसे आप लोग बार बार कोचिंग करने पड़ते हैं। मैंने सीरियस स्टूडेंट को देखा है, एक बार कोचिंग किए, रिजल्ट की लाइन लगी, कभी यहां हो गया कभी वहां, उससे बेटर तलाशते हैं। तो जीएस क्लास चल रहा है, कोई भी सेक्शन जीएस का हो, कंप्लीट सभी करना है। ऐसा नहीं कि पॉलिटी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, व्यर्थ फालतू चल रहा है। तो फालतू चल रहा है पॉलिटी तो कहिए, तो हम रोक देंगे आज ही, या आज ही कहिए जल्दी जल्दी कर से कोर्स समाप्त कर दें, आप साइंस ही पढ़िएगा। कैसा करें? अगर आप इच्छुक हो तो आज ही खत्म कर देते हैं पॉलिटी और खूब साइंस पढ़िए लंबा 2 महीने तक, ठीक रहेगा। तो प्लीज ऐसा आप लोग न करें, ये नॉन सीरियस टाइप का रोल प्ले न करें, जो सीधे से कहें कि अब ये कब चलेगा, ये कब चलेगा। जो चल रहा है, शुरू हुआ, उसके बारे में आपका ध्यान ही नहीं। आइए, मैथ की क्लास जल्दी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम था, और वो जो उनका स्टूडियो बन रहा है जिस कारण से थोड़ा डिले हो जाएगा। तो
गुड मॉर्निंग सभी को, पंकज जी, जयप्रकाश जी, सभी को गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू मैं करता हूं। तो मैंने ये बताया कि पिछले क्लास में हम लोग 8 कमेटी की बात किए थे। पिछले क्लास में 8 समिति की बात की है और उसमें मैंने बताया था आप लोगों को एक जो कमेटी है, एक समिति जिसका हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कमीशन की निगाह में उसका बड़ा महत्व है, तो उस कमेटी का सेपरेटली अलग से डिस्कस कर लेना, अलग से चर्चा करना आवश्यक होता है। और वह कमेटी कौन है? वह कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कमेटी इन कमेटीज में देखने को मिलता है और ये कमेटी होता है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। तो ये कमेटी होगी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। तो कमेटी होगी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, एक कमेटी सेटअप हुई। कमेटी का गठन हुआ 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन हुआ वो इस प्रकार से 29 अगस्त 1947 को। अब हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे। इनका हेड कौन, इनके कौन कौन मेंबर, इस पर हम लोग डिटेल बातें करेंगे। तो इस कमेटी के चेयरमैन थे, इस कमेटी के चेयरमैन यानी सभापति और चेयरमैन का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये पॉइंट फर्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इस कमेटी के चेयरमैन थे यानी सभापति। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के सभापति थे। ये और नेक्स्ट मेंबर थे, नाम था डॉक्टर एन गोपाल स्वामी। डॉक्टर एन गोपाल स्वामी अयंगर। ये डॉक्टर एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी के मेंबर थे। इस कमेटी के नेक्स्ट मेंबर इस प्रकार से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये मेंबर थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और नेक्स्ट मेंबर थे
मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट मेंबर मोहम्मद सादुल्ला। और नेक्स्ट मेंबर हुआ करते थे के.एम. मुंशी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट मेंबर थे 6 बी.एल. मित्तर। बी.एल. मित्तर। और ब्रैकेट में मैं यहां लिख रहा हूं एन माधवराव। मैं अभी चर्चा करूंगा इस पर, एन माधवराव से मीनिंग क्या है। बी.एल. मित्तर, एन माधवराव। सेवेंथ डीपी खेतान। डीपी खेतान। और यहां टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी। ये तो इस प्रकार से इतने मेंबर यहां पर देखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर की जो मैंने बात किया है, बी.एल. मित्तर के सामने मैंने ब्रैकेट में नेम दिया है एन माधवराव, और बी.एल. मित्तर के सामने ब्रैकेट में जो मैंने नेम दिया है एन माधवराव। इस नेम देने का कारण क्या है समझिएगा। दरअसल बी.एल. मित्तर काफी ओल्ड थे, काफी अनुभवी लीडर थे, बट हेल्थ इनका बिगड़ गया, स्वास्थ्य इनका बिगड़ गया, अर्थात अच्छे से काम करने की स्थिति में बी.एल. मित्तर साहब नहीं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। आप सभी को ये मैं बताना चाहूंगा, आज भी देखते होंगे कोई लोकसभा का मेंबर है, कोई राज्यसभा का मेंबर है, किन्हीं कारण से अगर अपने मेंबरशिप अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया, तो ऐसे परिस्थिति में उसका पोस्ट वैकेंट नहीं रहता है। ऐसे परिस्थिति में जहां से वो मेंबर रहा उस क्षेत्र में रिजाइन जो दिया, उस क्षेत्र में इलेक्शन होता है, जिसको आप बोलते हैं री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन। और जो भी उनके जगह इलेक्टेड होकर आया वो यही बोला जाएगा कि इनसे पहले जो फला मेंबर थे उनके जगह इलेक्टेड होकर आए। तो इसी प्रकार से जो आपने देखा, ये बी.एल. मित्तर थे, काफी ओल्ड एजेड, एज ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी अब अच्छे से काम करने के स्थिति में नहीं थे। दरअसल उस समय जो मेंबर्स थे असेंबली के या किसी कमेटी के हों, ये मेंबर्स में वास्तव में इनमें बड़ी देशभक्ति की भावना थी और सही ढंग से काम के प्रति ईमानदारी थी। आज के सांसदों के जैसे ये नहीं थे, तो आज के एमपीज के जैसे नहीं थे। इनमें वास्तव में सच्ची देशभक्ति, काम करने के मामले में ईमानदारी थी। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम अच्छे से काम करने की स्थिति में अब नहीं है, तो टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। ईमानदारी से इन्होंने रिजाइन कर दिया। और इनके क्षेत्र में जब इलेक्शन हुआ तो इनकी जगह इलेक्टेड होकर जो मेंबर आए, उस मेंबर का नाम था एन माधवराव। तो आपसे कमीशन अगर ये क्वेश्चन करता है, कमीशन आपसे क्वेश्चन करता है कि एन माधवराव ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर इनमें से किसके जगह है, अब आपके पास जवाब है। या ऐसा होगा कि बी.एल. मित्तर के रिजाइन करने के आफ्टर इनके जगह कौन मेंबरशिप प्राप्त किया, कौन इलेक्टेड होकर आया। तो इस प्रकार से ये यहां पर आपका जवाब होगा। आप देख रहे हैं डीपी खेतान साहब के सामने भी ब्रैकेट में मैंने लिखा है टीटी कृष्णमाचारी। दरअसल डीपी खेतान साहब जो थे काफी ओल्ड एजेड थे। इन्होंने रिजाइन नहीं दिया, ईश्वर इनको रिजाइन करा दिया, अर्थात इनका डेथ हो गया नेचुरली। जब इनका मृत्यु हो गया
तो इनके जगह पर जो मेंबर इलेक्टेड होकर आए उनका नाम था टी कृष्णमाचारी। तो कमीशन आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि डीवी केतान के मृत्यु के पश्चात इनके जगह जो मेंबर आया इलेक्टेड होकर, इनमें से कौन था। इसी प्रकार से आपसे यह भी होगा कि टी कृष्णमाचारी इनमें से किस मेंबर के जगह री इलेक्ट होकर के पुनः निर्वाचित होकर के आए असेंबली के मेंबर के रूप में। अब आपके पास जवाब है। देखिए, जनरली बुक्स में ब्रैकेट में नाम के सामने नहीं दिया, सामने ब्रैकेट में नेम के सामने यह स्टाइल हमको ये अपनाने का वजह यह है कि आपसे गलती ना हो। दरअसल जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा कि टी कृष्णमाचारी किसके जगह इलेक्टेड होकर आए, तो आप बार बार जो सामने वाले मेंबर के साथ नोट्स पढ़ेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। या ये होगा कि एन माधवराव किसके जगह, या बीएल मित्तर के डेथ के बाद कौन, तो बीएल मित्तर के सामने ही ब्रैकेट में नोट्स बार बार रिवीजन करेंगे, जो अक्सर लोग कंफ्यूज होकर गलत करते हैं। कमीशन कई बार क्वेश्चन किया है, आपसे गलतियां नहीं होगा। जनरली बुक्स में इन दोनों नाम को लास्ट में लिखा है, लेकिन मैंने लास्ट में न लिख करके उन्हीं के नेम के सामने ब्रैकेट में दिए हैं, ताकि आप रिवीजन बार बार करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि इसके सामने कौन कौन किसके डेथ पर रिजिग्नेशन पर आया। आपसे ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं। पीसीएस का भी ये क्वेश्चन आपको यहां से दिखा दूं, इस क्वेश्चन को भी लोगों ने गलत किया है। पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से, ये ऑप्शन थे, ये ऑप्शन इस प्रकार से, ये नेम दिया था टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन था टी कृष्णमाचारी, और नेक्स्ट था एन माधवराव, और नेक्स्ट ऑप्शन था केएम मुंशी, और नेक्स्ट ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन समझिएगा, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी का इनिशियल मेंबर, प्रारूप समिति का प्रारंभिक सदस्य, इनमें से कौन था। अब आप समझ सकते हैं, आपको जो ब्रैकेट वाला मेरा स्टाइल है गलती से बचा लेगा। आप ये नाम तुरंत समझेंगे, ये नेम ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट का मतलब शुरू में इसका मेंबर नहीं था, दूसरे के जगह आया, उसी को ब्रैकेट में नोट्स में दिया गया। और क्वेश्चन यह है पीसीएस एमपी में कि कौन इसका प्रारंभिक सदस्य था। तो ये चूंकि नेम नोट्स में ब्रैकेट में दिए हैं, इसलिए शुरू में नहीं था, दूसरे की जगह आया। एन माधवराव भी शुरू में नहीं था, दूसरे की जगह आया, इसलिए। और केएम मुंशी एक ऐसा नेम है जो ब्रैकेट में नहीं है। अर्थात क्लियर जवाब आपको मिल गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रारंभिक सदस्य इनिशियल मेंबर कौन था, केएम मुंशी। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। तो हमारा जो स्टाइल है ब्रैकेट में रख देने का, इसको आपसे डाउट से बचाने का तरीका है। और जानते हैं एग्जामिनेशन में एक एक क्वेश्चन को अगर इग्नोर करके चल रहे हैं तो सिलेक्शन से आप रुक जाएंगे, बट आपका उद्देश्य है एक एक क्वेश्चन को प्लस करके चलना, तो आप लीड कर जाएंगे, पक्का क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को महत्व देना है। जहां कंफ्यूजन से गलतियां होती हैं, आपको हम कंफ्यूज नहीं होने देंगे। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी का नेम इसलिए पड़ा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इसको जिम्मेदारी दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने को, और इसी बेसिस पर, इसी आधार पर इस कमेटी का नाम पड़ा ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति। इसको जिम्मेदारी यही था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट इन्होंने कितनी बखूबी निभाया, कितने अच्छे ढंग से ड्राफ्ट तैयार करने का रोल, अब इस पर मैं आपको बात करके सुनाना चाहूंगा। आइए देखा जाए ये काम कैसे किए। और आपसे एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल कितने मेंबर थे। अब आपके पास यह भी जवाब है, ऑप्शन में दिया था 5, 6, 7, 8, तो आपके पास जवाब है क्लियर 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ, यूपी पीसीएस से क्वेश्चन पूछ चुका है, शुरू में ही डेट और ईयर में लिखा चुका हूं 29 अगस्त 1929। और सीपीयू सीजीएल दोनों में क्वेश्चन पूछा है ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था। ठीक है, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा है एन माधवराव इनमें से किसके जगह इलेक्टेड होकर आए। इन सारे क्वेश्चन को अब आसानी से कर सकेंगे, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी जिनको जिम्मेदारी दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने का, इन्होंने अपने ड्राफ्ट जो तैयार करना शुरू किया, बहुत ही ईमानदारी से इन्होंने विचार किया। इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा
कि ह्यूमन एरर, मानवीय भूल किसी से भी संभावना है, गलतियां तो किसी से भी संभव है। और इन्होंने माना हम लोगों से भी गलती हो सकती है, और हम लोगों ने अगर गलती किया तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिला है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना। जब ड्राफ्ट ही डिफेक्टेड होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं से डिफेक्ट होने के चांसेस है। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम लोग वन टाइम, एक बार में ड्राफ्ट तैयार करके असेंबली को न दें, ड्राफ्ट एक बार तैयार करें और कहीं से भी कोई मिस्टेक भूल है तो सुधारने के हम व्यवस्था इन्होंने सोच लिया। क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर, विभिन्न कमिटीज के मेंबर हैं, जरूरी नहीं कि इंडिया के सारे लर्नेड, सारे विद्वान यही हैं। इन्होंने सोचा इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, काफी अनुभवी ब्रिलियंट्स हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए इतने ब्रिलियंट, बुद्धिमान, अनुभवी हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में उनका रोल, उनकी भूमिका नहीं। तो जब हम उनके अनुभव का लाभ लेंगे तो गलतियां सुधार सकते हैं। यानी हम लोगों से कोई मिस्टेक, भूल होने के चांसेस हैं, तो एक बार ड्राफ्ट तैयार करके और बड़े नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दें, प्रकाशित कर दें, और प्रकाशित पब्लिश करने के बाद यह भी अनाउंस कर दें जो किसी पब्लिक को अगर ऐसा दिखता है, किसी भारतीय नागरिक को, कि ड्राफ्ट में यह कमी है और इनके जगह यह व्यवस्था होती तो ज्यादा अच्छा होता हम देशवासियों के लिए। तो क्या उसके जगह अच्छा होगा, क्यों वो कमियां हैं, क्या कमी है, ये इंडिकेट करें और अपने सजेशन, अपने विचार दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर सैकड़ों हजारों पब्लिक के विचार आएंगे तो उनका स्टडी करके अगर वास्तव में उनके विचार बहुत अच्छे हैं, उचित, रीजनेबल हैं, तो हम अपनी पुरानी व्यवस्था को डिलीट करके इंक्लूड कर लेंगे। और जहां हमारी व्यवस्था ऑलरेडी अच्छी है, एडवाइस, किसी का परामर्श उनके तुलना में अच्छा नहीं है, नो चेंजिंग। तो इस तरह से जरूरी चेंजिंग करके हम अपनी कमियों को, ड्राफ्ट की कमियों को सुधार सकते हैं, फिर फाइनली ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट तैयार किया, और फर्स्ट टाइम इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया फरवरी 1948। और फिर जब पब्लिक के विचार आ गए तो जो भी चेंजिंग, सुधार करना चाह करके, और फाइनली इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया अक्टूबर 1948। और इस ड्राफ्ट के आने का इंतजार ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, सॉरी, इस ड्राफ्ट के आने का इंतजार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, ड्राफ्टिंग कमेटी के ड्राफ्ट आने का इंतजार कर रही थी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? तो इस प्रकार से ड्राफ्टिंग कमेटी के ड्राफ्ट आने का इंतजार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कर रही थी, और जैसे इनका ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट आते ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इनके ड्राफ्ट पर डिस्कस शुरू कर दी। कैसे डिस्कस किया, क्या विचार किया, अब इनकी बातें मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी इन पर जो विचार किया, सेशन वाइज विचार किया। जैसे आज देखते होंगे हमारी पार्लियामेंट डिस्कस करती है, संसद में जो डिस्कस होते हैं, ये डिस्कस संसद के अनटेंडम नहीं होते। आज जो डिस्कस होते हैं संसद में, ये सेशन वाइज डिस्कस होते हैं। तो आज किसी भी मेंबर को कुछ अपनी बातें करनी है हाउस में, तो सेशन वाइज, सत्र के अनुसार अपने डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों के विचार देख लें। इज देयर एनी चेंज मेड बाय ड्राफ्टिंग कमिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉमन पीपल? ध्यान दीजिए सुदर्शन जी, सबसे पहले आप शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रिकमेंडेशन ऑफ कॉमन पीपल, रिकमेंडेशन नहीं, उनका सजेशन, और रिकमेंडेशन, सजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से जो पब्लिक के विचार आ गए, विचार आए उनका अपना थिंकिंग, तो उस आधार पर जहां डिस्कस किए, कहीं कमी देखा, उनके विचार को इंक्लूड कर लिए।
और जहां ऑलरेडी उनको देखा कि हम लोगों की व्यवस्था अच्छा है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, एज इट इज रखती है, और इस प्रकार से फाइनली सुधार करके इन्होंने सेकेंड टाइम रिपोर्ट तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया। और सेकेंड टाइम जो ड्राफ्ट तैयार किया, वह ड्राफ्ट कब तैयार किया? ये अक्टूबर 1948। और इस ड्राफ्ट के आने का इंतजार असेंबली कर रही थी। इसी फाइनली ड्राफ्ट आने पर इनके ड्राफ्ट पर अब डिस्कस हुआ। तो आइए देखते हैं। तो प्रशांत जी कह रहे हैं व्हाट इज ड्राफ्ट। प्रशांत जी, कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार होना था, तो प्रमुख क्या क्या बातें, बस उन्हीं के लिए एक प्रारूप, एक रूपरेखा तैयार करना ही कहा जाएगा, दैट इज ड्राफ्ट। उसी को कहा जाएगा ड्राफ्ट। अब समझ गए होंगे प्रशांत जी। तो इस प्रकार से कुछ लोगों के और विचार है। मीनाक्षी जी की बात हम सुन लें। गुड मॉर्निंग सब। आप मेरी पहली क्लास, अच्छा पहली क्लास है, ठीक है। तो मीनाक्षी जी पहली क्लास है, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूंगा जानना आपसे कि जो भी बातें मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं, ये बहुत क्लियरली बोलिएगा। अगर कहीं से भी समझने में दिक्कत है तो मीनाक्षी जी ही नहीं, आप सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, हेजिटेशन मन में नहीं रखना है। आप अपने प्रॉब्लम को रखेंगे तभी हम टाइम्स के टीचर सॉल्व कर सकेंगे। तो किसी भी तरह से पॉलिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत, कहीं समझने में दिक्कत हो, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो समझने में दिक्कत, तो तुरंत आप क्वेश्चन कर लेंगे कि ये बात समझ में नहीं आए तो दोबारा अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आप एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, 3 बार में समझते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। बट बिना समझे आप रिएक्शन, प्रतिक्रिया, कमेंट न दें तो मैं कैसे समझूंगा कि आप समझे हैं या नहीं समझे। तो प्लीज आप लोगों को सहयोग करना है। आपको कोई भी थीम समझा रहा है, नहीं समझ में आया तो दोबारा अपने कमेंट दीजिए, एक बार और एक्सप्लेन कीजिए और मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर हो जाएगा कोई भी बात हो। तो ये सिर्फ मीनाक्षी जी के लिए नहीं, आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा हमेशा आप लोगों का सहयोग भाव हम टीचर के साथ रखना है। आइए देखते हैं महेंद्र जी का कुछ कहना है। आई एम ए मेंबर ऑफ योर क्लास एंड फर्स्ट क्लास। तो महेंद्र जी, आपसे भी यही उम्मीद है, बिल्कुल ओपनली हमारा साथ लेकर चलना है। यानी कभी भी कुछ समझने में दिक्कत है तो महेंद्र जी ओपनली बोलिएगा, एक बार नहीं समझ में, दूसरा जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन। वसीम सैफी का भी देख लें जरा सा। वसीम जी कह रहे हैं, अच्छा चलिए इनके प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग वसीम जी, गुड मॉर्निंग। और सब कुछ सही है आप लोगों का सर। इज दिस एनफ ऑफ स्टेट सिविल सर्विस? एस शुभेंदु, पूरे गारंटी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल एनफ है। ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन जो हमारा क्लास चल रहा है, मैटर हम लोग सेम देते हैं। और ऑफलाइन क्लास करके हमारे स्टूडेंट बीपीएससी अभी जल्दी दिए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से डील किए हैं। और कई एग्जामिनी जो शुरू से क्लास कर रहे थे वो बीपीएससी क्वालिफाई करने की स्थिति में इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो आपको पूरा भरोसा दिलाऊंगा, आप स्टेट पीसीएस आराम से देंगे। ये जो क्लास कर रहे हैं इससे बस क्लास मिस न करें, रेगुलर जो डाउट है रिलेटेड सब्जेक्ट के टीचर से क्वेश्चन करें, दोबारा समझें, जो भी प्रॉब्लम आप अच्छा करेंगे। क्रिस्टोफर जी का भी देख लें। क्रिस्टोफर जी कह रहे हैं कि हाउ मेनी आर्टिकल्स वेयर इन दिस। देखिए आर्टिकल्स फर्स्ट डे ही मैंने बताया था, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल 395, बट प्रेजेंट टाइम में पूछा गया कितने आर्टिकल, तो क्रिस्टोफर जी आपका जवाब होगा 465। और जयप्रकाश जी भी कुछ कह रहे हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही बनाया, इसका मतलब नहीं। ध्यान दीजिएगा, देखिए आज भी जयप्रकाश जी समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। आज भी देखते होंगे आप, मान लीजिए आईएएस तैयारी कर रहे हैं, आईएएस मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो मेंस में काफी बड़े बड़े क्वेश्चन 600 के लगभग वर्ड लिमिट होते हैं आपको जवाब देने। तो इतने सारे बड़े टॉपिक एक ऑप्शनल पर सारे सभी कुछ याद नहीं रखेंगे। तो जाहिर सी बात है एक एक टॉपिक से महत्वपूर्ण मुद्दे संबंधित आप फ्रेमिंग करते हैं और एक तरह से शार्ट नोट्स बनाते हैं और उसी शार्ट नोट्स के आधार पर डिटेल आप लिख ले जाते हैं। तो जिस तरह से बड़े क्वेश्चन के जवाब देने के लिए 600 शब्दों में 600 वर्ड में लिखने के लिए आप अनेक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए फ्रेमिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल
असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार किया जिसका काम ड्राफ्ट तैयार करना है। लेकिन यह कहा जाए कि उसने संविधान तैयार किया, कहना उचित नहीं है। यह कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एक महत्वपूर्ण कमेटी थी, बट उनके दिए गए ड्राफ्ट पर कंप्लीटली फुल्ली विचार करने वाला असेंबली था। तो ये कभी नहीं कहा जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी सारा काम किया, ये कहना उचित नहीं है। बट ये कहा जा सकता है कि असेंबली की महत्वपूर्ण कमेटी थी, सबसे महत्वपूर्ण। फाइनली इस पर विचार असेंबली ही किया। तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और कुछ लोग योगी जी कह रहे हैं जय श्री राम, तो मेरे तरफ से भी जय श्री राम योगी जी। राम कुमार भी, राजू कंबोज कुछ लिख रहे हैं, सर गुड मॉर्निंग सर, आप बहुत अच्छा टीच करते हो, काफी खुश नहीं। चलिए, ये आपकी महानता है राजू जी कि आप कॉन्सेंट्रेट हैं और समझ रहे हैं, तभी इस तरह का एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति दे रहे हैं। और उम्मीद है आप सभी लोग इसी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर आगे भी पढ़ेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। हम लोग आगे चलते हैं। देखा जाए तो हम लोग आगे चल करके इस पर बात करते हैं। कुछ और विचार भी देख लें अभिषेक जी का। ऑल ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम वेयर, समझेंगे। देखिए अभिषेक जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर का अलग से इलेक्शन नहीं हुआ। जो संविधान सभा के सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जो थे, इलेक्ट होकर आए थे इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसे आज राज्यसभा के मेंबर इलेक्टेड हैं, उसी तरह से वो भी इलेक्ट होकर आए थे। इनडायरेक्ट राज्यसभा के मेंबर इलेक्टेड होते हैं बाई एमएलए, और उस समय एमएलए नहीं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस, प्रांतों के प्रतिनिधि इनको बोला जाता था। तो इनके द्वारा इलेक्टेड संविधान सभा के सदस्य थे, यानी इनडायरेक्ट इलेक्टेड। इन्हीं संविधान सभा के सदस्यों में से ही कमेटी अलग अलग बनाया गया, जिसमें एक कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, बाकी कमेटी का भी नाम रखा। तो कमेटी के मेंबर ये हो गए, ऑलरेडी इलेक्टेड थे। कमेटी के मेंबर होने के लिए अलग से इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, बस हो गए कमेटी के मेंबर, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्टेड थे। क्लियर? आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जब अपना रिपोर्ट दे दिया, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के रिपोर्ट पर अब विचार किया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विचार जो किया, आज जैसा कि आप लोग जानते होंगे पार्लियामेंट विचार करती है, तो पार्लियामेंट के मेंबर यानी हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस के मेंबर सेपरेटली कैसे विचार करते हैं, अपने अपने पार्टी के जो सिद्धांत हैं उस आधार पर ये डिस्कस करते हैं। तो कोई भी मेंबर खड़ा हुआ अपना विचार दे रहा है, जो कमियां लगा उस कमियों को इंडिकेट कर रहा है, इसमें ये कमियां हैं, ऐसा है, यहां ये होना चाहिए, एटसेट्रा। तो अपने स्पीच भाषण के द्वारा अपने अपने बातें देते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो इस प्रकार से कैसे ये डिस्कस हुआ, आइए देखते हैं। ये डिस्कस जो हुआ इस प्रकार से सेशन वाइज इन्होंने डिस्कस किया। ये था फर्स्ट सेशन, प्रथम वाचन। और फर्स्ट सेशन चला था, ये ड्यूरेशन था 4 नवंबर 1948। तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1940, इतने दिनों तक डिस्कस। आप लोग जानते होंगे आज भी पार्लियामेंट में कोई बिल आता है, कोई प्रपोजल मुद्दा, तो डिस्कस जो होता है वो सेशन वाइज ही होता है। अनटेंडम डिस्कस नहीं होता है कि कभी भी डिस्कस शुरू कर दे। एक चीज मुकुल आनंद का विचार देखें, सर हाउ पब्लिक ओपिनियन रीच्ड टू ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए उस समय मुकुल आप जानते होंगे आज के जैसे फ्लाइट, इतनी सारी सुविधाएं, मोबाइल सुविधा नहीं था। तो उस समय जानते होंगे कोई भी मैसेज सूचना हमको आपको देना होता था उस समय इंडियन पब्लिक को, तो लेटर राइटिंग करके देते थे। तो इस तरह से लेटर राइटिंग किए, और जो दिल्ली में इनकी सीटिंग होती थी, बस इनका एक ऑफिस कार्यालय, उस एड्रेस पर अपने लेटर को सेंड किए। तो लेटर जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया, जाहिर सी बात है लंबा समय चाहिए, तो इसीलिए इनके विचार आने के लिए लंबा समय असेंबली ने, कमेटी ने दिया था। जब उनके विचार लेटर आ गए तो इन्होंने स्टडी करके, और किसी के विचार बहुत अच्छे हैं, अच्छा सजेशन है, तो चेंज करके इंक्लूड कर लिए, और फिर किसी का अच्छा है इंक्लूड कर लिए, पुरानी बातें डिलीट कर दिए। और ऑलरेडी जो बातें अच्छी हैं, पब्लिक का कोई उससे बेहतर एडवाइस नहीं आया,
नो चेंजिंग। ऐसे इन्होंने किया तो आप समझ गए होंगे मुकुल कि किस तरह से ये पहुंचा, रजिस्टर हुआ, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से प्रयास भी कुछ कर रहे हैं कि सर इसमें से बहुत लोग फर्स्ट कैबिनेट में नहीं शामिल हुए थे क्या? फर्स्ट कैबिनेट न कहिए, फर्स्ट सीटिंग कहिए। तो ये सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो फर्स्ट सीटिंग हुआ, प्रयास आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो सीटिंग हुआ संविधान सभा का, उसमें मात्र 211 ही मेंबर पार्टिसिपेट किए, नहीं पार्टिसिपेट किए। जैसा कि मैंने बताया था, मुस्लिम लीग जबरदस्त विरोध किया, नहीं पार्टिसिपेट किया। कुछ मेंबर जो नॉमिनेटेड थे प्रिंसली स्टेट, देशी रियासतों से, वो भी काफी एब्सेंट रहे। तो इस कारण से मेंबर की संख्या, प्रेजेंट मेंबर की संख्या कितनी मैंने बताया? 211। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो कैबिनेट में कहा वो गलत है, कैबिनेट मत बोलिए, सीटिंग कहिए। पहले सीटिंग में बहुत कम मेंबर इन्हीं कारण से थे। और इसी प्रकार से सर ड्राफ्टिंग कमेटी में KM मुंशी अकेला कांग्रेस से थे, बिल्कुल सही जयप्रकाश। ये कमीशन क्वेश्चन भी पूछा है कि आपसे पूछा जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में सिंगल एक कांग्रेस का मेंबर कौन था, तो आपका जवाब होगा यही KM मुंशी। और ये यूपी PCS भी पूछ चुका है। नेक्स्ट अभिनव का देख लें, सर पॉलिटी का टॉपिक बताओ जो आप पढ़ाओगे। सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा A to Z, आप चिंता न कीजिए, टॉपिक वाइज पढ़ाता चलूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि जैसे आज पार्लियामेंट अनटेंडम किसी मुद्दे पर डिस्कस नहीं करती है, सेशन वाइज डिस्कस करती है, उसी तरह से इनके ड्राफ्ट पर भी सेशन वाइज डिस्कस किए सत्र के अनुसार। यह पहला सेशन था जो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक चला, 1948 की बात है। जो भी जिसको कहना था इतने दिनों तक डिस्कस किए। आफ्टर दिस सेकेंड सेशन शुरू हुआ, दूसरा सेशन। और दूसरा सेशन आप समझेंगे ये था सेकेंड सेशन, यानी द्वितीय वाचन। और सेकेंड सेशन शुरू हुआ था, ये काफी लॉन्ग सेशन था। ये शुरू हुआ 15 नवंबर 1948 से लेकर, और इस पर डिस्कस होता रहा 17 अक्टूबर 1949। तो इतने दिनों तक इस पर डिस्कस होता रहा। जिसको भी जो कुछ कहने थे, जो भी विचार देने थे, अपने विचार दे रहे हैं, फेवर में, अगेंस्ट में डिस्कस चल रहा है। तो पक्ष विपक्ष में ये अपनी बातें रख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं या फेवर में बोल रहे हैं, जैसे आज पार्लियामेंट में होता है, डिस्कस चलता रहा। आफ्टर दिस डिस्कस के बाद फिर न्यू सेशन शुरू हो गया, और न्यू सेशन ये था थर्ड सेशन, यानी तृतीय वाचन। और थर्ड सेशन तृतीय वाचन शुरू हुआ, ये था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। और ये लास्ट में जो मैंने डेट लिखा है 26 नवंबर 1949, आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा, इसी डेट को जो इतने दिनों से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रयास चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, इसी डेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया, रेडी हो गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो रेडी हो गया, तैयार हो गया, इस डेट को 26 नवंबर 1949 को, इसी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन इंप्लीमेंटेड भी हो। और इस डेट को संविधान के कुछ व्यवस्थाएं जो लागू हुए, ये इस प्रकार से, जैसे सिटीजनशिप, नागरिकता। इसी प्रकार से देखा जाए तो कुछ और पार्लियामेंट्री प्रोविजन, इसी प्रकार से देखा जाए इलेक्शन, निर्वाचन। तो इस तरह से कुछ बातें, कुछ आर्टिकल इस डेट को इंप्लीमेंट हुए, इस तारीख को लागू हुए। यानी कमीशन आपका प्रश्न करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्शियली इंप्लीमेंटेड ऑन विच डेट, ऑन विच ईयर, भारत का संविधान आंशिक रूप से किस तारीख को, किस वर्ष लागू हुआ। तो आपका जवाब यही ऑप्शन होगा 26 नवंबर 1949। आंशिक रूप से आपसे कमीशन यूपी PCS ये पूछा है, ये BPSC बिहार PCS भी पूछा है। पूछा गया है कि टोटल कितने आर्टिकल्स
26 नवंबर 1949 को इंप्लीमेंटेड हुए। कुल कितने अनुच्छेद इस तारीख को लागू हुए? आपका जवाब होगा 15 अनुच्छेद। और इस तरह से पार्शियली कब इंप्लीमेंट, कितने आर्टिकल इस डेट को लागू, ये सारी बातें हो गई। लेकिन ध्यान दिया जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली पूरी तरह से इस डेट को लागू नहीं हुआ। तो भारत का संविधान कंप्लीटली फुल्ली पूरी तरह से लागू कब हुआ, अब इनकी बातें करें। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कंप्लीटली पूरी तरह से लागू हुआ, और यह लागू होने का समय डेट था, यह था 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड हो गया, पूरी तरह से लागू हो गया। तो अगर आपसे पूछा गया, हाँ देख लीजिए, सौरभ मिश्रा कह रहे हैं 16, सौरभ मिश्रा आपके गलत जवाब हैं। ध्यान दीजिए, इस तरह की गलतियां कुछ राइटर भी किए हैं, तो अच्छा हुआ सौरभ आपने दे दिया। देखिए, अगर बाइबल की बात किया जाए, यानी क्रिश्चियन रिलीजन का सबसे बड़ा ग्रंथ देखा जाए तो बाइबल होता है। सौरभ अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, जो आपको गलत ना ले जाए। तो क्रिश्चियन रिलीजन के लिए देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है? बाइबल। और बाइबल क्रिश्चियन रिलीजन से संबंधित धर्म ग्रंथ की बात किया जाए तो बाइबल से बढ़िया कोई नहीं। उसी तरह से हिंदू धर्म की बात किया जाए तो गीता, रामचरितमानस। मुस्लिम के लिए बात की जाए तो कुरान। भारत का संविधान जो है, इसके लिए भी सबसे ऑथेंटिक माना जाए, जो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, वो होता है बेयर एक्ट। और बेयर एक्ट में आप देखिएगा, अंडर आर्टिकल 394, आज ही जाके मार्केट में पढ़ लीजिए, एग्जैक्ट आर्टिकल मेंशन है, कौन कौन आर्टिकल हुए, और टोटल आर्टिकल्स अपने आंखों से पढ़कर अपने हाथों से काउंट कर लीजिए, इनकी संख्या 15 है। इसलिए जहां भी सौरभ आपने पढ़ा है एक गलत नॉलेज है, आज सुधार लीजिए। आज से आपका जवाब होना चाहिए 15 नॉट 16। क्लियर? एक ज्यादा आप बता रहे हैं। आगे चलते हैं, और प्रयास दुबे जी कह रहे हैं कि क्या क्या लागू हुआ, ये ध्यान दीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड जो भी आपको मैं बता चुका हूं, कमीशन जो पूछेगा आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेगा, तो ये अलग से आपसे कहकर लिखवाने की जरूरत नहीं। और प्रयास जानते हैं, अगर आप स्टूडेंट ही बतावें कि क्या लिखवाइए क्या नहीं, तो हमें इतने दिन तक, इतने लंबे समय से टीचर होने का एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं। आप देखते होंगे, न सिर्फ एसएससी सीपीओ वगैरह, सीडीएस यूपीएससी जो एग्जाम कराता है, हमारे सेक्शन से बाहर कोई जो पढ़ाते हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है। तो इस बात की गारंटी है, पीसीएस में भी नहीं, हमारे सेक्शन पॉलिटी में नहीं करा पाता है। इस ढंग से मैं डील करूंगा आपको, इस ढंग से मैं आपको नोट्स दूंगा, उसके बाहर नहीं। तो आपके कहने से ही मैं लिखवाऊं, आपके कहने से पढ़ाऊं, तो सोच लीजिए आप में हम में अंतर क्या रहा। आप टेंशन ना लीजिए, आपका फ्यूचर मेरा फ्यूचर है, और मैं ही नहीं, सभी टीचर आपको अनुभवी ही यहां मिलेंगे। तो टाइम स्ट्रीम में कोई अनुभव ही नहीं मिलेगा। आपको सजेस्ट करने की, बताने की जरूरत नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट सॉल्व होगा, नोट्स में सभी कुछ मिलेगा। अब समझ गए होंगे। आइए देखा जाए, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इस डेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड हो गया, पूरी तरह से लागू हुआ। लेकिन मैं आप लोगों से यह पूछना चाहूंगा, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को रेडी हो गया, तो इतने लंबे समय के बाद 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली क्यों इंप्लीमेंट हुआ? आखिर 26 नवंबर 1949 को ही इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो गया? 26 नवंबर, जयप्रकाश लिख रहे हैं 26 नवंबर को ही लॉ डे मनाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जयप्रकाश जी, लॉ डे ही नहीं बल्कि इस डे को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में भी मनाते हैं। बिल्कुल सही जयप्रकाश जी, आगे बोलिए आप लोग। तो कमेंट के द्वारा आप दे सकते हैं अगर देना चाहें। कारण क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का तैयार हो गया 26 नवंबर 1949, इसी डेट को कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड क्यों नहीं हुआ? क्यों 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंटेड हुआ? क्या कोई बताएगा? अपने कमेंट दे सकते हैं, बोलिएगा।
बोलिएगा। शुभेंदु जी कह रहे हैं कि सर इफ आई मेक ऑन नोट्स फॉर योर लेक्चर देन वी नीड योर पीडीएफ। देखिए शुभांदु जी, जो आप अपनी विचार दे रहे हैं कि स्वयं से मेहनत करके नोट्स बनाना, इसका तो कुछ कहना ही नहीं। आप स्वयं से मेहनत करके जो नोट्स बनाएंगे, आपकी अपनी मेहनत, वो तो आपके लाइफ में 4 चांद लगाएगा। बहुत ही अच्छा। तो ये मेहनती स्टूडेंट ही ऐसा करता है, और इस तरह से जब तत्पर रहेंगे, कंटिन्यू अपने हाथों से बार बार नोट्स बनाना, लेक्चर सुन करके करना, इस तरह से, तो जाहिर सी बात है आप एसएससी सीपीओ हो गए ही नहीं, आप सिविल सर्विस आईएएस भी अच्छा करेंगे। क्योंकि कंपटीशन की यही डिमांड है, सेल्फ से मेहनत करके अपडेट करना नोट्स, ये कंपटीशन की डिमांड है। ये तो बहुत ही अच्छा आपका प्रयास है। आइए मैं आपसे बातें कर रहा हूं 26 जनवरी 1950 में लखनऊ सेशन में पूमा स्वराज, ये विकास का जवाब है, नहीं गलत जवाब है, ऐसा कुछ नहीं। अब जवाब हमसे सुनिए। आपसे मैंने पूछा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू हुआ, जबकि रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 का। समझिएगा कि इसका कारण क्या था। दरअसल 1929 दिसंबर 1929 में लाहौर का सेशन हुआ था। लाहौर सेशन हुआ था 1929 दिसंबर, और ये आईएनसी का सेशन था। अबिरल ने बिल्कुल सही दिया है, लाहौर की जो बात किया है, तो इसी से इसका रिलेशन है, समझिएगा। तो लाहौर सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ दिसंबर 1929 में, आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? आईएनसी ने डिसीजन लिया दिसंबर 1929 लाहौर सेशन में डिसीजन लिया, हम इंडियंस एवरी ईयर, हर वर्ष सेलिब्रेट करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में। तो हम भारतीय हर वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एक बार नहीं, हर वर्ष। और डेट क्या डिसाइड किए? 26 जनवरी को, 26 जनवरी को हम भारत के लोग हर वर्ष सेलिब्रेट करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में। ध्यान दीजिएगा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिसीजन था और लाहौर सेशन में हुआ। लाहौर सेशन आईएनसी का इतना महत्वपूर्ण माना गया है, जो आईएएस मेंस में भी लिखने को दिया है, डिमांड किया है कि लाहौर सेशन का इंपॉर्टेंस लिखिए 50 वर्ड। तो इस तरह से आपके कंट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ ऐसे सेशन हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए। कमीशन पीटी में मेंस में अनेक बार क्वेश्चन किया। फॉर एग्जांपल, जैसे 1931 की बात है, 1931 में कराची सेशन हुआ आईएनसी का, जिसका नेतृत्व, जिसकी चेयरमैनशिप, अध्यक्षता संभाल रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बहुत बुलंद तेज तराक, एक तरह से चैलेंजिंग वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट से किया। इसी प्रकार से कलकत्ता का भी सेशन जानते होंगे, इसी प्रकार से आप जानते होंगे लखनऊ का सेशन, इलाहाबाद का, कुछ इस तरह के सेशन हुए जो आज भी चर्चा में रहता है और कमीशन पीटी मेंस बार बार करते हैं। तो लाहौर का भी सेशन इसी प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था कि 1929 दिसंबर में हम लोग गुलाम थे, और गुलाम रहते ही हमारी आपकी एसोसिएशन थी आईएनसी। आईएनसी के मेंबर स्त्री पुरुष सभी इंडियंस थे, कोई इंग्लिश मैन नहीं। तो आप इंडियंस ने आईएनसी के थ्रू डिसीजन लिया कि हम इंडियंस हर बार सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी को, हर वर्ष कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में। लेकिन जब यह डिसीजन हुआ, तो डिसीजन के बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट हम इंडियंस को काफी धमकाया। क्या धमकाया? इंडियंस की इतनी हिम्मत, आजाद हुए नहीं, बेवकूफ है इंडियन, आजाद हुए नहीं और कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं जैसे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धमकी यह भी दिया, अगर इंडियंस कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, इस डेट को 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने का प्रयास किए तो इतनी गोलियां चलाएंगे जो धज्जी उड़ा देंगे इंडियंस का। आईएनसी समझ गया कि भोले वाले कम पढ़े लिखे इंडियन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस धमकी से डर गए, सेलिब्रेट नहीं किए, तो वर्ल्ड में मैसेज आएगा हम इंडियंस कायर थे। कायरता का मैसेज नहीं जाना चाहिए। अगर ये धमकी दे रहे हैं गोली चलाने का, तो घरों में दुबक कर डर कर मरने से अच्छा है कि सीने पर हम गोली खाएंगे, एक तरफ सेलिब्रेट करेंगे भारत माता की जय।
तो सेलिब्रेट करेंगे और उसमें उद्घोष नारे देंगे भारत माता की जय, और दूसरी तरफ अगर अंग्रेज गोली मारेंगे हम शहीद होंगे, ये वर्ड को मैसेज आएगा कि इंडियंस भारत माता की जयकार करते, सेलिब्रेट करते हुए देश के लिए, आजादी के लिए शहीद हुए, कायर होने का मैसेज नहीं जाएगा। तो इसलिए घरों में डरकर मरने से अच्छा है हम सेलिब्रेट करते हुए ये काम करेंगे। और इसी के साथ यह डिसीजन लिया गया। आईएनसी की मेंबर जो स्त्रियां थीं, कम पढ़ी लिखी स्त्रियों के विभिन्न क्षेत्रों में गली मोहल्ले में नुक्कड़ सभाएं करके अपनी माताओं बहनों को समझाई, भाषाएं विभिन्न भाषाओं में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, और हमारी माताओं बहनों कम पढ़ी लिखी महिलाओं में भी देश के प्रति जज्बा, भारत माता के प्रति मर मिटने के जज्बा, जुनून आ गया। कम पढ़े लिखे जो पुरुष थे, आईएनसी के मेंबर जो पुरुष मेंबर थे, उनकी भी गली मोहल्ले में नुक्कड़ सभाएं करके उनको भी समझाना। इसलिए हम सभी भारतीयों के अंदर वह मर मिटने की जज्बा आ गई, यानी गन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के गन तो गोली से डरने वाला कोई भारतीय नहीं। अब देखिए 11 वर्ष का बच्चा हो, आप जैसा नौजवान हो या 90 इयर्स का ओल्ड हो, हर वर्ग के लोग अपने अपने क्षेत्र में जो डिसाइड हुआ था सेलिब्रेट करने का, अपने अपने क्षेत्र में एक निश्चित समय पर सेलिब्रेट करने घरों से निकल गए। और पता चले कोई 12 वर्ष का बच्चा जा रहा है, वो भी दहाड़ते चिल्लाते हुए भारत माता की जय। हमारी माताएं और बहनें जो गोद में 1.5-2 महीने की बच्चे ली हुई हैं, फिर भी भारत माता की जयकार करते जुनून में जा रही हैं उस पर्टिकुलर उस प्लेस पर सेलिब्रेट करने। ओल्ड पर्सन भी डंडे के सहारे जा रहे हैं, बट आवाज निकल रहा है भारत माता की जय। ये जुनून, ये हौसले देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के गन और तोप धरे के धरे रह गए। अब बहादुर इंडियन पुरुष ने इस पर्टिकुलर डे 26 जनवरी को पूरे हौसले से आपने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेट किए, आपने मनाया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट रोक नहीं पाई, उनकी गोलियां धरी की धरी रह गई। सोच लिए कितने को मारेंगे, ऑल ओवर इंडिया में सभी एक जुनून के साथ सेलिब्रेट करने निकल पड़े। मारेंगे कितने के, 2, 4, 10, सैकड़ों, हजारों नहीं है, लाखों करोड़ों। इसलिए उनकी गन धरी की धरी रह गई। सेकेंड डे, नेक्स्ट डे वर्ल्ड के सारे न्यूज़पेपर में न्यूज पब्लिश हुआ, इंडिया ब्रिटेन का गुलाम जरूर है बट इंडियंस कायर नहीं। गजब की जज्बा, हौसला इंडियंस में है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के गन से डरे नहीं, और पूरे हौसले से इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। यानी न्यूज़पेपर में ऑल ओवर वर्ल्ड में इंसल्ट, अपमानित ब्रिटिश गवर्नमेंट हुई, ब्रिटिशर अपमानित हुए कि गुलामों के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, और भारत के गुलाम यानी इंडियंस सेलिब्रेट किए कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की फोर्स और गवर्नमेंट उनकी कुछ नहीं कर पाई। ये दुनिया में मैसेज गया, आपकी जज्बा, आपकी हिम्मत, आपके इस हौसले का सैल्यूट दुनिया ने किया, आपके बहादुरी की जज्बा। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंसल्ट हुई, अब क्या हुआ, प्रयास था इसका कि नेक्स्ट ईयर यानी पहली बार 1929 में दिसंबर में यह डिसीजन हुआ, और जनवरी का महीना आया 1930, तो फर्स्ट टाइम 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट हुआ। अपमानित ब्रिटिश गवर्नमेंट हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि 26 जनवरी 1931 नेक्स्ट टाइम इंडियन सेलिब्रेट न करने पाए, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट 31 जनवरी आने से पहले धमकाने लगी, इस बार अगर तुम लोग सेलिब्रेट करने का दुस्साहस किए, हिम्मत किए, तो गोली नहीं तोप से छलनी कर देंगे, जला देंगे, बर्बाद करेंगे, बड़ी धमकियां। आईएनसी के स्त्री पुरुष मेंबर भारत के लोगों को फिर वही जज्बा कि बहादुरों, अगर डर करके तुम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया तो कायर समझे जाओगे, और कायर को सभी डराते हैं, धमकाते हैं, यानी ज्यादा दिनों तो एक गुलाम बनाकर रखेंगे। जज्बे से हम लोग लड़े तो बस इनको भगना पड़ेगा। इसी हिम्मत के साथ फिर सेलिब्रेट किए 1931 में 26 जनवरी को। ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई इंडियंस में वो हिम्मत है जो हमारे धमकाने से डरने वाले नहीं। हम लोग कंटिन्यू सेलिब्रेट करते आए, रोक नहीं पाए। और एक समय आया, कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद 1942 में आप लाखों करोड़ों इंडियंस चैलेंज दे डाले, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सिर्फ आवाज नहीं,
अनाउंसमेंट नहीं, आपने छुड़वा कर दिखा दिया, भागना पड़ा, यानी आजादी उन्होंने आपको दिया नहीं, आपने आजादी लिया। ये सच्चाई है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने अब जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने वाला है, इन्होंने थिंकिंग किया, सोचा। हमारे देश में एक घटना हुआ पंजाब में, आप लोग भी याद कीजिए कौन सा पंजाब की घटना, जालियांवाला बाग, उसमें 1000 लोग मारे गए। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने विचार किया कि एक घटना हुआ पंजाब का जालियांवाला बाग घटना, 1000 लोग मारे गए। और 26 जनवरी 1930 फर्स्ट टाइम करोड़ों पब्लिक इंडियंस अपने घरों से निकलकर सेलिब्रेट की। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट रियली वास्तव में गोली चला दी होती तो हम लोग 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों इंडियन मारे जाते। अर्थात इंडियंस की इस भावनाओं को असेंबली के मेंबर ने समझा कि इंडियंस में कितनी बड़ी सैक्रिफाइस, कितनी बड़ी बलिदान त्याग की भावना है। इस जज्बे को सैल्यूट ऑलवेज करना चाहिए और ये बातें भुलाना नहीं चाहिए, इसको यादगार बनाना चाहिए ताकि आने वाला जनरेशन हमारी हौसले को याद करे। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने सोचा कि इस डेट को यादगार बनाने के लिए कुछ काम किया जाए। यादगार बनाने के लिए उन्होंने सोच लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पहले तैयार हुआ, बट कंप्लीट इंप्लीमेंट उसी यादगार बनाने वाले डेट को करेंगे ताकि मॉडर्न हिस्ट्री में फ्यूचर में इंडियंस पढ़ेंगे तो समझेंगे इस डेट का महत्व क्या है और उनके अंदर भी हिम्मत, भरोसा होगा। फ्यूचर में कोई दुश्मन अगर आंख दिखाया तो इसी तरह से व्यवहार करेंगे। तो यादगार के लिए इन्होंने कंप्लीट इंप्लीमेंट करने के लिए डिसाइड इस डेट को किया। कौन सा डेट? 26 जनवरी 1950। इसी कारण से और 26 नवंबर 1949 को इंप्लीमेंट नहीं किए। आज भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जब इस 26 जनवरी 50 की घटना को पढ़ते हैं तो बच्चों मैं सच्चाई बताऊं, ये पूरे हिस्ट्री को पढ़ने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक बहादुरी का मैसेज गूंजता है हम लोगों के दिमाग में कि हमारे पूर्वज कितने दमदार, हिम्मती थे। ये बड़ी हौसला अफजाई होता है इस मैसेज को पढ़ करके बुक्स में। तो आइए इस प्रकार से इस 26 जनवरी 1950 का हमारे हिस्ट्री में, हमारे पॉलिटी में इंपॉर्टेंस क्या है आपने सुना, आपने समझा। और इसी के बाद अब हम एक और डेट का इंपॉर्टेंस आपको सुनाना चाहेंगे। एक और डेट आपके सामने है, यह है 24 जनवरी। यह है 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 का इंपॉर्टेंस क्या है इसको समझिए। इस डेट तक डुअल रोल था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ये फर्स्ट रोल, और फर्स्ट रोल था संविधान सभा के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, ये फर्स्ट रोल। और जब ये असेंबली के रूप में रोल प्ले करती थी तो इसके हेड हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हेड हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान सभा के रूप में जब रोल प्ले करती थी तो हेड हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एक और रोल हुआ करता था, सेकेंड रोल, और ये था एज ए पार्लियामेंट। संसद के रूप में। और जब पार्लियामेंट के रूप में रोल प्ले करती थी तो इसके हेड हुआ करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसके हेड गणेश वासुदेव मावलंकर। तो संसद के रूप में जब ये काम करती थी तो इसके हेड हुआ करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हेड हुआ करते थे। और ध्यान दीजिएगा यहां पर सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है और सेम यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है। पूछा गया है हु वाज फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया। आपका जवाब यही, फर्स्ट स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर। बट यूपीपीसीएस पीटी में पूछा था तो फुल नेम नहीं दिया था, शॉर्ट नेम दिया था, जी भी मावलंकर।
तो शॉर्ट नेम दे जीबी मावलंकर या फुल नेम दे। आपसे कमीशन अगर क्वेश्चन करता है कि भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे, आपका जवाब गणेश वासुदेव मावलंकर। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ और बातें। देखिए विचार ये किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर लिया 26 नवंबर 1949 को, तो उसी डेट को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्यों नहीं डिसॉल्व किया गया? मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन का काम तो कर लिया और इन्हीं उद्देश्यों से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग तैयार किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए असेंबली तैयार किया गया। जब उस काम को कर लिया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिसॉल्व उसी डेट को क्यों नहीं हुआ? इतने लंबे समय तक क्यों था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसॉल्व किया गया ऑन दिस डेट, और इसी डेट को डिसॉल्व करके कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया गया किस रूप में? पार्लियामेंट के रूप में। आखिर विचार कीजिए क्यों? ध्यान दीजिएगा, दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए व्यवस्था दिया था अंडर आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54, और आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए व्यवस्था दिया था एक इलेक्टोरल बोर्ड के थ्रू इलेक्शन करने की। और इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर कौन होंगे समझिएगा, इन्होंने इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर की व्यवस्था दिया था द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो इलेक्टोरल बोर्ड के द्वारा इन्होंने व्यवस्था दिया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन निर्वाचन होगा, निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होगा, और इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर नंबर फर्स्ट इन्होंने दिया था, मैं फिर से बोल रहा हूं, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये निर्वाचन मंडल के सदस्य थे। और उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट मेंबर की इन्होंने व्यवस्था दिया था द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये था इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर का, आपने देखा। अब असेंबली के मेंबर ने क्या सोचा कि फर्स्ट टाइम जो इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, तो उसके लिए तो हमारी कंट्री में इलेक्टोरल बोर्ड है ही नहीं है, हमारे यहां पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट का काम तो असेंबली कर रही है, और पार्लियामेंट ना होने का मतलब इलेक्टोरल बोर्ड का बहुत बड़ा पार्ट हिस्सा नहीं है, मेजर पार्ट इलेक्टोरल बोर्ड का पार्लियामेंट है, और वही नहीं है, तो पार्लियामेंट ना होने के कारण इलेक्टोरल बोर्ड नहीं है, इनकम्प्लीट। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे हालात परिस्थिति में पहली बार जो हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, आखिर कैसे होगा? ऐसी परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने विचार किया कि फर्स्ट टाइम जो हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, इलेक्टोरल बोर्ड के एब्सेंसी में यह काम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही करेगी। निर्णय कर लिया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो जाने के बाद भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया, इसी जरूरी काम को करने के लिए। इतना ही नहीं, नेशनल एंथम भी अभी एक्सेप्टेड नहीं था, यानी जनगण मन राष्ट्रगान, और नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी अभी एक्सेप्टेड नहीं। तो ये सारे जरूरी काम को किया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किस डेट को? 24 जनवरी 1950 को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। हो गया काम। तो 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित हुए। आगे देखिए, नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग वाज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। तो वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। यह भी काम हो गया। नेशनल एंथम यानी जनगण मन, नेशनल एंथम वाज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान यानी जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। तो इस डेट 24 जनवरी को ही ये सारे जरूरी काम असेंबली के द्वारा हुए। यही हमारे कंट्री के हिस्ट्री में, हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में इसका महत्व है, इसका इंपॉर्टेंस है। तो जब कभी भी एसएसबी इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे पूछा गया कि इंडिया के पॉलिटी में, हिस्ट्री में 24 जनवरी 1950 का इंपॉर्टेंस बताइए, अब हो गया।
क्यों असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बाद भी इस डेट तक रहा, यह भी हो गया। एक चीज, अंतिम सीटिंग बैठक यही डेट था और इसमें टोटल मेंबर प्रेजेंट हुए थे 284। तो इस सीटिंग में टोटल सदस्यों की संख्या, असेंबली के कुल सदस्यों की संख्या इस डेट को थी इतना 284 सदस्य। और अब हम लोग आगे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो हुआ, इस पर हम लोग बातें करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में टोटल कितने समय लगे। आपका जवाब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में टोटल समय लगे थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो आपसे अगर पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में टोटल कितने समय लगे, आपका जवाब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब आगे बात करते हैं ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स थे, आपका जवाब होगा 395। और प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने आर्टिकल्स, आपका जवाब 465। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल्स, ये टोटल आर्टिकल्स आप कहेंगे, टोटल आर्टिकल्स यानी कुल अनुच्छेद, और कुल अनुच्छेद मूल संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या होगा ये 395। और टोटल आर्टिकल्स ये प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल आर्टिकल्स एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन या ये कहिए वर्तमान संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या, तो ये होगा 465। तो वर्तमान संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या जवाब होगा 465। और अब हम लोग बातें करते हैं टोटल शेड्यूल्स इन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल शेड्यूल की संख्या 8, कुल शेड्यूल यानी कुल अनुसूचियों की संख्या, कुल अनुसूचियां 8। लेकिन अगर यह पूछा गया कि प्रेजेंट टाइम में टोटल शेड्यूल कितने, तो आपका जवाब कितना होगा 12। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कितने समय लगे हो गया, आपने देख लिया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स, जवाब 395। प्रेजेंटली वर्तमान में कितने आर्टिकल्स, 465। ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स, जवाब 8। प्रेजेंट में कितने शेड्यूल, जवाब 12। अब हम लोग कुछ और बातें करेंगे। आपसे कमीशन ये पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में टोटल महिला मेंबर कितनी थी, महिला सदस्यों की संख्या, तो आपका जवाब होगा 15 मेंबर्स। एक चीज और बता दो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अगर पूछा गया एससी मेंबर्स कितने थे, तो एससी मेंबर्स की संख्या होगा और ये होगा 26। अब पूछता है अगर एसटी मेंबर कितने थे, आपका जवाब होगा 33 मेंबर। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया, आसानी से कर सकते हैं और कहीं भी कोई डाउट हो वो भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, नेशनल फ्लैग एक्सेप्टेड हुआ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा एक्सेप्टेड हुआ 22 जुलाई 1947, ये भी एक्सेप्टेड हुआ। और राष्ट्रीय ध्वज समिति जो थी, नेशनल फ्लैग कमेटी, उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इस प्रकार से सभी कुछ हो गया। बट सर नंबर ये क्या लिखे हैं, बट सर नंबर वाइज इट्स 395 एंड एडेड आर्टिकल्स इन अप फ्रॉम डस क्वेश्चन। इस पे क्या पूछ रहे हैं, जल्दी पूछिए अपनी बात को, बात क्लियर नहीं हो रहा आपकी, लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो पा रहा है सर। नहीं, ऐसी कोई तो बात नहीं है, सभी कह रहे हैं। महेश कुमार क्या है सर, वीडियो नहीं चल रहा है। महेश जी सभी के वीडियो चल रहे हैं, किसी का दिक्कत नहीं। तो पर्सनली आपके मोबाइल से कोई दिक्कत होगा, सभी के बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो हो गया सभी के विचार। क्या ये बताइए, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो इस प्रकार से सभी के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बातें करते हैं, आइए। और नेक्स्ट टॉपिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहानी यहीं समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बातें करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये होगा सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान के स्रोत हम लोग बातें करेंगे। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत हम लोग बातें करेंगे। आइए देखा जाए संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अनुरुद्ध मिश्रा जी का कुछ कहना है, सर इतना ज्यादा अमेंडमेंट क्यों? आप ध्यान दीजिए, अनुरुद्ध, सरकार को जब कभी भी किसी तरह की जरूरत समझ में आती है वो करती है, लेकिन हमारे यहां पॉलिटिशियन जाते हैं पॉलिटिकल कुछ काजेस, तो अपने प्रतिस्पर्धा में भी कई जगह बहुत सारे ऐसे लॉ मेकिंग, बहुत सारे चेंजिंग अपने निजी हितों के लिए कर डालते हैं। जैसे आप जानते होंगे 42nd अमेंडमेंट से आपके संविधान में इतना मेजर चेंजिंग किया इंदिरा जी की सरकार ने कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसएससी कमीशन भी पूछा है कि भारत के संविधान में कौन सा अमेंडमेंट, कितने नंबर का अमेंडमेंट जिनको लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, वो 42nd अमेंडमेंट ही है। कब? 1976 में। तो आप ये समझिए, ये 42nd से जितने चेंजिंग संविधान में किए गए जितने अमेंडमेंट, उनकी उतनी जरूरत नहीं। तो बहुत सारी सरकारें जनता को लुभाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए कुछ ऐसे काम करती हैं, कारण यही है तो जिन कारणों से इतने सारे संशोधन हुए। आइए देखा जाए, नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पॉइंट ये होगा एक्ट ऑफ 1935, 1935 का अधिनियम। तो हम लोग बातें करेंगे 1935 का अधिनियम। एक्ट ऑफ 1935, 1935 का अधिनियम। आइए देखा जाए इसमें क्या व्यवस्था है। तो इस प्रकार से एक्ट ऑफ 1935, 1935 का जो अधिनियम है, तो इसको हम लोग अब चर्चा करेंगे, इसमें क्या व्यवस्था है। थोड़ा महेश कुमार का देख लें कि सर मैं आपके कोचिंग की फिर रिपोर्ट कराऊंगा। क्या कर रहे हैं भाई महेश कुमार जी? सर मैं आपके रिक्वायरमेंट, सर मैं आपकी कोचिंग की फिर रिपोर्ट कराऊंगा। फिर रिपोर्ट, महेश जी अपनी बातों को क्लियर कीजिए। कैसा रिपोर्ट? महेश जी कमेंट जो भी लिखिए इतना क्लियर कि एक बार टीचर पढ़ के समझ जाए तो आपको रिस्पांस दे पाएगा। क्या कर रहे हैं महेश जी? दोबारा कमेंट कीजिए अपनी। ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं बिहार से, 42 आर्टिकल नहीं, 42nd अमेंडमेंट मैंने बोला इन 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, नॉट आर्टिकल, अमेंडमेंट है। और महेश जी बोल रहे हैं कि मेरे को 5 दिन हो गए हैं सर, मेरा टाइम खराब हो रहा है। क्या टाइम खराब हुआ महेश जी? जल्दी बोलिए। 5 दिन हो गए, तो महेश जी प्लीज आप बोलें क्या टाइम खराब हुआ। महेश जी आप ये बोलें क्या टाइम खराब हो गया। महेश, आप लोग हमको धोखा दिया है सर। क्या धोखा दिया है महेश? जल्दी बोलिए ना। अरे धोखा क्या दिया गया है, बोलो भैया। महेश फोन नहीं एक्सेप्ट भी नहीं करते ही क्या लिख रहे हैं, पहले ये भी तो देखिए। फोन नहीं एक्सेप्ट भी नहीं, क्लियर लिखिए। क्या फोन कोई महेश जी एक्सेप्ट नहीं करता? अगर ऐसा है तो मैनेजमेंट का अभी मैं खबर लूंगा क्लास होते ही कि हमारे स्टूडेंट का फोन आप लोग क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं। जो कॉलर बैठे हुए हैं कि कोई भी कॉल आने पर क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्यों हमारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है। तो अपनी बातें, प्रॉब्लम महेश जी क्लियर कीजिए, क्लास निकलते ही मैं उन लोगों का खबर लूंगा। हम लोग इसी के लिए रखे हैं कि हमारे एक ही स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। जब कभी भी कोई कॉल करे तो समुचित उसके समस्या का समाधान हो, सही ढंग से उसको जवाब दिया जाए, बताया जाए। तो आप अपनी बातों को क्लियर बोलिए महेश जी। महेश जी आपकी बातें क्लियर हुई नहीं अभी।
महेश जी प्लीज अपनी बातों को क्लियर करें। महेश कुमार, वीडियो रुक रुक के चल रहा है। अरे वीडियो की बात छोड़िए, जो अभी बात बता रहे हैं कि आप कॉल कर रहे हैं नहीं रिसीव कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? आपने अभी बोला कि धोखा दिए, तो अपनी बातों को क्लियर रखें, आधा अधूरा नहीं। एक तरफ आरोप लगाए धोखा देने का और उसके बाद वीडियो की अभी तत्काल की बात कर रहे हैं, और वीडियो तो सभी के अच्छा चल रहे हैं, किसी के दिक्कत नहीं है। तो आपका पर्सनल मोबाइल की दिक्कत हो सकता है। कोई भी हमारा स्टूडेंट कंप्लेन नहीं कर रहा है कि वीडियो अच्छा नहीं चल रहा है, तो संभव है पर्सनल आपका कोई प्रॉब्लम होगा। तो आप देखिए सभी के यही जवाब मिल रहे हैं कि सबका वीडियो सही चल रहा है। महेश जी एक बार और आपका विचार में देख लो, क्या लिखे हैं महेश जी? आप वेबसाइट पर, अच्छा जयप्रकाश जी लिख रहे हैं, आप वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए वीडियो। देखा आपने? तो जयप्रकाश जी का सजेशन संभव है। फिर दूसरी चीज, अपने प्रॉब्लम को सीधे से बोलिए, मैं क्लास निकलते ही स्टाफ से बात करूंगा। हम लोग इसी कारण से सुविधा देने के लिए सबको रखें कि हमारे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा नंबर लीजिए, सीधे से हमको दोबारा बताइएगा। महेश जी मेरा नंबर नोट कीजिए, ये नंबर मैं अपना दे रहा हूं, और किसी भी तरह से दिक्कत हो तो आप दोबारा हमको बताइएगा। ये 8800360851। स्टूडेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किसी का भी प्रॉब्लम मैं देखना नहीं चाहूंगा, ये वादा करता हूं। तो हमसे आप संपर्क कीजिए, कभी भी किसी तरह से दिक्कत हो तो मैं स्टाफ से पूछूंगा कि जब भी हमारे स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं जो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसका सलूशन समाधान क्यों नहीं हो रहा है। तो आप महेश जी टेंशन न लीजिए, अपनी प्रॉब्लम सिर्फ हमसे सुना दीजिए, क्लियर उसका समाधान होगा। क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपका स्टडी अच्छे से नहीं होगा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। आप समझ गए होंगे? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर बातें करते हैं। तो हम लोग इस पर बातें करेंगे, ये एक्ट ऑफ 1935। महेश जी आप अपना नंबर बताइएगा, अपना नंबर कमेंट में लिख दीजिए। तो अभी हम अपने स्टाफ से बात करेंगे, कॉलर से, और आपका नंबर दे देंगे, वो आपसे संपर्क करेंगे, जो असुविधा है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले महेश जी अपने कमेंट में अपना नंबर दे दीजिए, अपना नंबर महेश जी प्लीज दे दीजिए। तो अभी क्लास से निकलते ही हम बात करेंगे, आपका नंबर हम दे देंगे उनको, जल्दी दीजिए महेश, अपना नंबर दीजिए। महेश कुमार यादव, वाई5 से कनेक्ट करके ही बीच बीच में, अरे भाई महेश मैं ये कह रहा हूं कि आप अपना नंबर दीजिए तभी तो समाधान होगा। बबलू कुमार नहीं दे रहे हैं, महेश कुमार, चलिए महेश कुमार नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं, चलिए आगे चलते हैं। एक्ट ऑफ 1935 में व्यवस्था दिया गया है फेडरल सिस्टम, संघीय तंत्र, फेडरल सिस्टम, संघीय तंत्र, फेडरल सिस्टम, संघीय तंत्र। तो फेडरल सिस्टम, संघीय तंत्र की ये व्यवस्था अभी मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट इसमें व्यवस्था दिया गया है और ये है ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का कार्यालय। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। और नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स प्रशासनिक विवरण।
एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक विवरण। आइए देखा जाए इसमें व्यवस्था क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स प्रशासनिक विवरण की जो व्यवस्था दिया गया है वो इस प्रकार से। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स प्रशासनिक विवरण की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से यहां पर व्यवस्था है। सभी को एक क्रम से मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले है फेडरल सिस्टम, संघीय तंत्र क्या होता है, समझेंगे। फेडरल सिस्टम संघीय तंत्र की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस प्रकार से दिया गया। दरअसल अथॉरिटी का डिवीजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, यानी सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान में किया गया है, उसी को फेडरल सिस्टम से मतलब। फेडरल सिस्टम से मीनिंग होता है अथॉरिटी का डिवीजन, सत्ता का बंटवारा। और आपके संविधान में अथॉरिटी का डिवीजन, सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, समझेंगे। यह व्यवस्था रखा गया है यूनियन लिस्ट, यानी संघ सूची। यह व्यवस्था है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। संघ सूची यूनियन लिस्ट की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस प्रकार से की गई। तो संघ सूची यूनियन लिस्ट की जो व्यवस्था है इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर दिए गए। तो राष्ट्रीय महत्व के विषय कहां दिए गए हैं, संघ सूची में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में देखा जाए, डिफेंस प्रतिरक्षा, कम्युनिकेशन संचार, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज डाक सेवाएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात, सिटीजनशिप, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा, ये कैसे मैटर्स हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय। और नेक्स्ट दिया गया है, ये दिया गया है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। तो स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और स्टेट लिस्ट राज्य सूची में स्टेट इंपॉर्टेंस के मैटर रखे गए। तो इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर, इसमें स्टेट इंपॉर्टेंस के मैटर। ठीक है, स्टेट इंपॉर्टेंस के मैटर की बात किया जाए एग्जाम्पल के रूप में तो इस प्रकार से, जैसे राज्य की पुलिस है, इसी प्रकार से देखा जाए नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी, इसी प्रकार से जेल, इरिगेशन एटसेट्रा, ये स्टेट इंपॉर्टेंस का मैटर है। और दोनों इंपॉर्टेंस के मैटर रखे गए हैं, ये होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। और कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची की बात जो की गई है, इसमें दिया गया है दोनों इंपॉर्टेंस के मैटर। तो नेशनल इंपॉर्टेंस के भी मैटर होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, और लोकल इंपॉर्टेंस, स्टेट इंपॉर्टेंस के भी मैटर होते हैं। यह होता है कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन किस तरह से अन्य व्यवस्थाएं हैं, मैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिस्कस करूंगा, वहां डिस्कस करके ये प्रूफ करूंगा कि सिर्फ हमारे यहां अथॉरिटी, सत्ता का बंटवारा ही नहीं है, मैं आपको प्रूफ करूंगा कि हमारे देश के संविधान में क्वासी फेडरल व्यवस्था है, यानी राज्यों को कम पावर है और सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया है। ये बातें वहां बताऊंगा। लेकिन 35 की व्यवस्था जो दिया गया फेडरल सिस्टम, यहां पर इतना बताना जरूरी है कि फेडरल सिस्टम संघीय तंत्र से मतलब क्या है। तो संघीय तंत्र फेडरल सिस्टम से मीनिंग होता है अथॉरिटी का डिवीजन, सत्ता का बंटवारा। और यह बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, ये लिस्ट में मैं आपको दिखाया। इसमें ऐसा बंटवारा किया गया है जो सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया है, स्टेट वीक है, कमजोर है। इसके बाद हम लोग बातें करेंगे फेडरल सिस्टम के बाद बातें करेंगे ऑफिस ऑफ गवर्नर, समझेंगे ऑफिस ऑफ गवर्नर से मीनिंग। देखिए हमारे यहां प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर का ऑफिस है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्नर को राज्य में जिम्मेदारी है, अपने ऑफिस के थ्रू गवर्नर टोटल एक्सिक्यूटिव डीलिंग करते हैं। जो भी उनको पावर है टोटल एक्सिक्यूटिव डीलिंग ये करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए टोटल एक्सिक्यूटिव डीलिंग ये करते हैं। तो ये व्यवस्था दिया गया। तो ये व्यवस्था दिया गया, अब समझेंगे। तो आज के डेट में जो व्यवस्था दिया गया है, आज के डेट में जो व्यवस्था दिया गया है, आज के डेट में जो व्यवस्था दिया गया है गवर्नर को, 1935 एक्ट जो था, 1935 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में भी एक ऑफिस हुआ करता था गवर्नर का राज्य के, और उसी ऑफिस के थ्रू
एक्ट ऑफ 1935 में जो व्यवस्थाएं थीं उसके अकॉर्डिंग वो डीलिंग करता था। तो कहा जाएगा कि आज हमारे गवर्नर को जो अधिकार पावर शक्तियां दी गई हैं, 1935 में जो गवर्नर की ऑफिस थी अपने ऑफिस के थ्रू 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो डीलिंग करता था लगभग वही व्यवस्था। तो इसलिए आपसे पूछा जाता है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल के कार्यालय जो भारत के संविधान का व्यवस्था फीचर है, ये कहां से अडॉप्टेड है? आपका जवाब एक्ट ऑफ 35। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट बातें हम लोग करेंगे, ये होगा पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। समझेंगे, देखिए हमारे कंट्री में पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग की जो बात की गई है, ये एक्ट ऑफ 1919, ये था एक्ट ऑफ 1919। इस एक्ट में जो व्यवस्था था ऑल ओवर इंडिया के लिए व्यवस्था था, एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जो सेंटर दिल्ली में होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मुकुल जी कुछ कह रहे हैं, महेश बाबू सर मैं आपका नंबर लिया है, मैनेजमेंट विल कांटेक्ट यू सून नॉट टू ऑरी महेश। बिल्कुल आप चिंता न कीजिए, अभी मैं मैनेजमेंट से बात करके, और महेश जी आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है और आपका नंबर दूंगा और आपसे वो संपर्क करेंगे, जो भी प्रॉब्लम जानकारी प्राप्त करेंगे तुरंत कुछ मिनट में अभी सॉल्व हो जाएगा। तो महेश जी, सिर्फ महेश जी नहीं और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, हम टीचर लोगों से बता देना है, उसका समाधान हो जाएगा। आपका फ्यूचर टाइम्स हम सभी टीचर का फ्यूचर है, एक कभी उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। और महेश जी कभी आप महसूस न करें कि हम टाइम्स के लोग आपके साथ धोखा करेंगे। धोखा हम लोगों के नेचर, हम लोगों के कैरेक्टर में महेश जी नहीं है। आप हमारे लिए बच्चे हैं और आप हमारे लिए भविष्य में ऑफिसर होंगे। तो सेवा करना, सहयोग आपका करके, कहीं से कोई कमी हो पढ़ाई के मामले में किसी तरह से सहयोग करके ऑफिसर बनाना उद्देश्य हमारा है, धोखा देना नहीं। और धोखा दे करके हम क्या ले लेंगे आपसे? और जानते भी होंगे हमेशा धोखा देने वाला स्वयं धोखा खाता है, यह हमारी नियत में नहीं है, कभी मत सोचिएगा। अभी कुछ मिनट में क्लास छोड़ते ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा महेश जी, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए नंबर हम ले लिए, तो आइए देखा जाए एक्ट ऑफ 1919 के एक्ट में जो व्यवस्था था, इसमें व्यवस्था था ऑल ओवर इंडिया के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जो कहां होगा? सेंटर में होगा। पूरे देश के लिए एक ही सेंटर में एक पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने क्या माना? इन्होंने माना ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। क्यों माना? इन्होंने माना कि ये जो व्यवस्था है, इतने बड़े इंडिया की पॉपुलेशन, इतना बड़ा इंडिया का क्षेत्रफल एरिया है, और ऐसे परिस्थिति में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता तो फ्यूचर में तो हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी और बड़ी दिक्कत होगा। इसलिए इन्होंने इस व्यवस्था को इनकार कर दिया। अब इन लोगों ने किसका स्टडी किया? एक्ट ऑफ 35। एक्ट ऑफ 35 में क्या व्यवस्था था? इसमें व्यवस्था था ऑल ओवर इंडिया के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो इसमें व्यवस्था था कि ऑल ओवर इंडिया के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और इसमें यह भी व्यवस्था था कि सेपरेट स्टेट इसके लिए एक एक पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे, राज्यों के लिए भी पृथक एक पब्लिक सर्विस कमीशन। 35 एक्ट में भी व्यवस्था था 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जिसका नाम होगा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। और ध्यान दीजिए, आज की जो व्यवस्था है 1935 का ही, यानी आज ऑल ओवर इंडिया के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, नाम उसका क्या है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। आप मिजोरम में रहते हो, बिहार में, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कहीं भी आप एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सिविल सर्विस, आईएएस एग्जाम देते हो, हम सभी देशवासियों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी। और राज्यों के लिए, यूपी के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अलग है, पंजाब के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, मध्य प्रदेश के लिए अलग। इसको आप कहेंगे स्टेट पीएससी, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और तीसरा भी व्यवस्था है ज्वाइंट पीएससी, यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो कमीशन आपसे पूछेगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड प्रेजेंट टाइम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है, कहां से अडॉप्टेड? आपका सही ऑप्शन होगा
एक्ट ऑफ 1935, 1919 की व्यवस्था को इनकार कर दिया गया। और अब हम लोग बातें करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक विवरण। देखिए बिफोर फ्रीडम 1935 एक्ट में ये हमारे यहां व्यवस्था हुआ करता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। ध्यान देंगे, और आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विस की व्यवस्था थी, ये अपॉइंटेड होते थे आईसीएस बाय वायसराय एंड आल्सो रिमूव बाय वायसराय। बट आपके यहां आफ्टर फ्रीडम जो संविधान की व्यवस्था हुई, इसमें फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका नेम चेंज कर दिया और इन्होंने चेंज करके कर दिया आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बट देखा जाए तो आज गवर्नर जनरल के सिमिलर हमारे यहां पोस्ट है, गवर्नर जनरल के ही समान हमारे यहां पद है राष्ट्रपति का। तो आज सभी आईएएस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड आल्सो रिमूव बाय प्रेसिडेंट। तो आईएएस ऑफिसर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जाते हैं। लगभग देखा जाए तो इनके प्रोसीजर डिटेल जो दी गई है वो बिफोर फ्रीडम 35 एक्ट में जो आईसीएस की व्यवस्था थी लगभग वैसे ही। चेंजिंग अगर भारत सरकार किया है तो थोड़ा सा चेंजिंग, और वो क्या किया है, 1969 में भारत सरकार एक न्यू ट्रेनिंग की व्यवस्था दिया और ये ट्रेनिंग सैंडविच ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग का नाम है सैंडविच ट्रेनिंग। आइए देखा जाए, ये 69 की व्यवस्था है, 69 तक ये ट्रेनिंग नहीं था। देखिए 1969 तक आपके देश में आजाद हुआ तब से व्यवस्था चल रहा था। आईएएस जो आप सिलेक्टेड होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस जो सिलेक्टेड होते हैं वो 6 महीना एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी से ट्रेनिंग लेते थे और जो भी कैडर मिला यूपी, बिहार, राजस्थान, पोस्टिंग हो गया, ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन 69 में भारत सरकार ने व्यवस्था कर दिया कि इतने महत्वपूर्ण पद के लिए 6 मंथ का ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं। व्यवस्था क्या किया, सैंडविच ट्रेनिंग के अंडर व्यवस्था किया गया कि 6 मंथ का ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी से। आफ्टर दिस 6 मंथ ट्रेनिंग जो होगा, फील्ड ट्रेनिंग, जो भी कैडर है जो राज्य, उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में 6 महीना। और जैसे मान लीजिए यूपी कैडर है, आप याद कीजिए यूपी में एक बार सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा दंगा हुआ, तो सहारनपुर के कलेक्टर के अंडर में जो आईएएस ट्रेनिंग ले रहा होगा, निश्चित रूप से दंगा प्लेस पर कलेक्टर गया होगा सिक्योरिटी गार्ड के साथ, उसी के गाड़ी से ट्रेनिंग में जो आईएएस है वो भी जाएगा और कल को फ्यूचर में उसका भी अपॉइंटमेंट एज ए कलेक्टर होगा। तो कलेक्टर के रूप में उसके डिस्ट्रिक्ट में कोई दंगा होने के चांसेस हैं, तो सोचिए अंडर ट्रेनिंग ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस मिल चुका है। इस ट्रेनिंग का फायदा आप समझ गए होंगे। एक वर्ष ट्रेनिंग हो गया, फिर 6 महीने ट्रेनिंग होगा, सेक्रेटरीट सचिवालय लखनऊ भेजा जाएगा और सेक्रेटरीट सचिवालय जो होते हैं सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का सेंटर कनेक्शन वहीं से होते हैं। तो सारा ऑफिशियल ट्रेनिंग भी हो गया, यानी ट्रेनिंग सैंडविच के अंदर कितना हो गया, 1.5 वर्ष। एक चेंजिंग यही, बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं हुआ। इसलिए आज भी हमारे आप जैसे पढ़े लिखे लोग डिमांड करते हैं अपने नौकरशाही लोक सेवक ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए और भी चेंजिंग। आइए कुछ लोगों के मैं ये कमेंट पढ़ लूं। मैंने जब भी कल की मैं काल रिवीजन की गई, मेरी प्रॉब्लम का क्या लिखें, सॉल्यूशन। आप लिख भी शब्द नहीं पा रहे हैं। कौन है? योगी विजय जी। आप लोग लिख नहीं पाते हैं अपनी बातें, सोचिए तो सुनने पढ़ने वाला क्या करेगा। अपनी बातें तो क्लियर लिखिए। महेश कुमार जी, मेरे फोन में 300 केबी की स्पीड आ रही है, फिर भी रुक के आ रहा। हम बात कर लेंगे महेश जी, ये सॉल्व हो जाएगा, टेंशन न लीजिए। तो आज 5 डेज हो गए ऐसा चल रहा है। ठीक है महेश जी। अरे आप पिंक सिटी से हैं भाई, गर्व कीजिए। जयपुर पिंक सिटी है और मैं तो ये कहूंगा हम भारतीय कहीं भी रहते हैं, सबसे पहले तो ये कहूंगा इंडियन भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। आप जयपुर से हो या कहीं से भी हो, गर्व होना चाहिए, हम सभी भारतीय हैं। आइए, सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस क्या करूंगा ये मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे यूएसए का संविधान। आज यहीं तक, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।